हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 9th के चैप्टर 5 दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए ये टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बात फंडामेंटल की हो रही है और लाइफ की हो रही है। क्या होता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या है? वैसे तो आप सबको पता है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहा जाता है, लेकिन क्यों? इसको जानने के लिए थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरीके से आपने कॉपी की बात किया, अगर मैं एक कॉपी का एग्जांपल दूं, कॉपी बना हुआ है डिफरेंट पेजेस से, अलग अलग पेजेस के बंचिंग से कॉपी बना है। लेकिन क्या अगर उस कॉपी से एक एक पेज को अगर मैं रिमूव कर दूं, क्या वो कॉपी रह जाएगा? क्या उसकी एग्जिस्टेंस कॉपी बनकर रह जाएगी? नहीं। उसी तरीके से अगर मैं एक कॉम्ब की अगर बात करूं, कॉम्ब का जो टीथ है वो एक एक टीथ मिल करके कॉम्ब का फॉर्मेशन किया है। अगर इस टीथ को रिमूव कर दिया जाए एक एक करके, अगर इस टीथ को मैंने रिमूव कर दिया, क्या वो कॉम्ब रहेगा एग्जिस्टेंस में? अगर उनके टीथ को निकाला गया है तो वो कॉम्ब का एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर देता है। उसी तरीके से अगर मैं एक झाड़ू की बात करूं, जो झाड़ू बना हुआ है छोटे छोटे सीख से, और एक छोटे छोटे सीख से झाड़ू का फॉर्मेशन हुआ है, और अगर इसी झाड़ू से अगर मैं एक एक सीख को रिमूव कर दूं, क्या वो झाड़ू रह जाएगा? नहीं, इसमें झाड़ू की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। और अगर एक कॉपी के पेजेस को मैंने रिमूव किया, वहाँ से रिमूव करने के बाद क्या वो कॉपी हमारे कॉपी का फंक्शन करेगा? नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से अगर एक कॉम्ब का अपने टीथ को जैसे ही रिमूव किया, क्या कॉम्ब अपने प्रॉपर फंक्शन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से अगर मैं झाड़ू की बात करूं, ब्रशेस की बात करूं, अगर उनके सीख को अगर मैं निकाल दूं तो क्या वो एक झाड़ू का काम करेगा? नहीं करेगा। उसी तरीके से हमारे लाइफ का भी कोई एक छोटा सा यूनिट है। जैसे एक कॉपी बनने के लिए पेज का रिक्वायरमेंट था, एक कॉम्ब बनने के लिए उसकी टीथ की रिक्वायरमेंट थी, एक झाड़ू बनने के लिए उनके सीख का रिक्वायरमेंट था। उसी तरीके से हमारे इस लाइफ को बनाने के लिए भी एक छोटी सी किसी यूनिट की रिक्वायरमेंट थी। उस यूनिट का नाम है सेल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों इसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। इसे एक और नाम दिया जाता है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अब अगर बात यहाँ तक सेल को लेकर के आ ही गई है, क्यों ना हम इसकी हिस्ट्री की स्टडी करें। आखिर ये सेल है क्या, आया कहाँ से, इनके थोड़ी सी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो आइए हिस्ट्री की बात करते हैं। बात 1665 की है। उस समय पर रॉबर्ट हुक साहब को माइक्रोस्कोप मिला था। इस माइक्रोस्कोप में वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ दिखता वो एक्सपेरिमेंट करने लग जाता था, उसे ऑब्जर्व करता था। एक दिन की बात है, अचानक उनके मन में एक ख्याल आया, क्या प्लांट्स के बार्क को क्यों ना ऑब्जर्व किया जाए। जब उन्होंने प्लांट्स के बार्क को लिया, बार्क का मतलब वैसे तो छिलका होता है, ये वाले जो रीजन आप देख रहे हैं जो गर्थ का इंक्रीमेंट करता है, इस बार्क को जब उन्होंने लिया एक स्लाइड पर लेकर के, इस थिन स्लाइस को जब माइक्रोस्कोप पे उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनको क्या गजब का व्यूज़ मिले। छोटा छोटा लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर उनको दिख रहा था। ये व्यूज़ उनको बहुत ही शानदार लग रहा था। नाम देना तो चाह रहे थे, कहना चाह रहे थे लिटिल रूम ही बोल दूं, लेकिन बेटा क्या ही करें, ये एक साइंटिफिक टर्म देना ज़रूरी होता है। लिटिल रूम एक लोकल लैंग्वेज था। रॉबर्ट हुक साहब इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड में तो लिटिल रूम बोलते हैं। किसी अदर कंट्री में कोई छोटा कमरा भी बोल सकता है और उसका कोई और नाम भी हो सकता है। इस वजह से हम साइंस में जब स्टडी करते हैं तो हम डेड लैंग्वेज की बात करते हैं, जो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज होता है। लैटिन में लिटिल रूम को
लैटिन में लिटिल रूम को सेल कहा जाता है, इसलिए उन्होंने एक नाम पुकारा था सेल। और ये सेल डेड पाया गया। बाद में ही पता चला था कि ये सेल डेड है, क्योंकि इस सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म कंटेंट नहीं था। तो पहली बार अगर बात करें 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, और कोई इंटेंशन नहीं था कि सेल ही खोजना है। आपको तो पता है माइक्रोस्कोप मिला था, और इस माइक्रोस्कोप पे वो तरह तरह के चीज़ को देख पा रहे थे। और एक दिन अचानक से, एक दिन के बाद, जो उन्होंने बार्क को स्लाइड बना करके माइक्रोस्कोप पे जब उन्होंने चेक किया, उनको ये व्यूज़ मिले जो छोटा छोटा लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर था। लिटिल रूम ना कह करके उन्होंने लैटिन वर्ड जैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया, और उन्होंने सेल जैसे टर्म को डिफाइन किया। और उसके बाद जब माइक्रोस्कोप की फर्दर इम्प्रूवमेंट हुई इन 1674, बात 1674 की है, यहाँ पर ल्यूवेनहुक साहब ने पहली बार लिविंग सेल को देखा था, पहली बार। और उसके बाद जैसे ही फर्दर माइक्रोस्कोप की स्टडी होती गई, उनके रेजोल्यूशंस बढ़ते गए, क्या गजब के व्यूज़ आ रहे थे। सेल के अंदर भी पार्ट को देखा जा रहा था। बात 1830 की है, जब रॉबर्ट ब्राउन साहब ने पहली बार न्यूक्लियस को देखा था। ये इस तरीके से सीरीज में है जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन इम्प्रूव होता गया। 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने डेड सेल की डिस्कवरी की। लिविंग सेल 1674 ल्यूवेनहुक साहब ने, वैसे तो इनका पूरा नाम एंटन वॉन ल्यूवेनहुक था, आप इसे ल्यूवेनहुक के नाम से ही पुकारिए। 1830 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस जैसे सेल ऑर्गेनेलीज को की डिस्कवरी की। और अगर इनकी हिस्ट्री को आपने स्टडी कर ही लिया है, तो इसके पीछे भी एक और इतिहास है। इनके लिए एक गजब की थ्योरी दी गई थी। इन लोगों ने तो स्टडी करने के लिए अलग अलग पार्ट को यूज़ किया सेल को देखने के लिए। किसी ने डेड सेल को देखा, किसी ने लिविंग सेल को देखा, और किसी ने न्यूक्लियस को देखा। लेकिन कुछ और भी लोग थे बहुत होशियार, उन्होंने थ्योरी दी। फर्स्ट तो दूसरी टर्म की बात करते हैं सेल थ्योरी को लेकर के। सेल थ्योरी सबसे पहले शिल्डन जो कि एक बॉटनिस्ट थे, 1838 में इन्होंने डिफरेंट प्लांट सेल्स की स्टडी की। बॉटनिस्ट हैं, बॉटनी का मतलब होता है जो प्लांट की स्टडी करते हैं। बॉटनिस्ट थे, 1838 में इन्होंने डिफरेंट प्लांट की स्टडी की, और उन्होंने कहा कि द plants are product of cells, product of different kind of cells, different kinds of cells which forms tissue of the plant। मतलब प्लांट्स जो बना है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना है, और वही प्लांट्स के टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। 1838 में शिल्डन साहब ने एक अलग अलग प्लांट पे स्टडी किया ही तो था। उसके जस्ट बाद ही श्वान साहब ने भी अपने आप को छोड़ा नहीं, क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे। लेकिन याद रहे ये दोनों अलग अलग जगह के, ये जर्मन के रहने वाले। शिल्डन जो जर्मन का था और स्वान जो ब्रिटेन का था। ये भाई साहब ब्रिटेन में एक्सपेरिमेंट के जूलॉजिस्ट थे, तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने डिफरेंट एनिमल सेल पे स्टडी किया होगा। और जब इन्होंने एनिमल सेल्स को अलग अलग एनिमल सेल की स्टडी की, इनके एक चीज़ पाया गया, द आउटर कवरिंग लेयर इनको मिला था। आउटर, सिर्फ आउटर ही ना कहें, द थिन आउटर कवरिंग लेयर is present in all the animal cell today. It is
known as plasma membrane. क्या कहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व तो किया ही था, बाद में फिर इन्होंने ये भी एक थ्योरी दी, हाइपोथेसिस दिया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। वैसे तो प्लांट्स की स्टडी शिल्डन साहब ने कर रखा था, एनिमल पे इन्होंने किया और फिर एक हाइपोथेसिस दिया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कम प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। दूसरी अगर बात करें, इन्होंने दूसरी भी हाइपोथेसिस को दिया। इन्होंने कहा कि द सेल वॉल इज द यूनिक फीचर्स ऑफ ऑल प्लांट सेल्स। मतलब सेल वॉल का होना ये प्लांट सेल्स की एक यूनिक फीचर्स। अब ध्यान से सुनिए, थ्योरी में सबसे पहले शिल्डन साहब आए जो कि बॉटनिस्ट थे, जर्मन के रहने वाले। इन्होंने डिफरेंट प्लांट सेल्स की स्टडी की और स्टडी करने के बाद इनको ये कंक्लूजन में मिला कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं वो प्रोडक्ट ऑफ सेल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से बना हुआ है और वही प्लांट टिश्यू का फॉर्मेशन किया है। उसके बाद 1839 में स्वान साहब ने डिफरेंट एनिमल सेल पे स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उन्होंने ये पाया कि हर एक सेल में एक थीन आउटर कवरिंग लेयर होती है। आज वही लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इनको ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस में इन्होंने कहा कि द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। मतलब जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो प्रोडक्ट ऑफ सेल्स हैं। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि द सेल वॉल इज़ द यूनिक फीचर ऑफ ऑल द प्लांट सेल। यहाँ तक बात आई थी। इन दोनों ने मिल करके फिर शिल्डन एंड श्वान ने मिल करके एक और हाइपोथेसिस दिया। ये स्टडी करते हैं। ओके, शिल्डन एंड स्वान दोनों ने मिलकर के एक बात कहा कि जब दोनों मिले, शिल्डन एंड स्वान ने कहा कि सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स ही क्यों, बल्कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाए। तो इसलिए कहा गया ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर composed of cells and product of cells. इन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया। लेकिन इस हाइपोथेसिस में जब इनसे अलग अलग साइंटिस्ट ने सवाल किया कि आखिर न्यू सेल बना कैसे, मतलब इनके अनुसार तो ये हुआ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कंपोज्ड ऑफ सेल्स या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स की बात करें तो आखिर पहली बार सेल्स बने कैसे, इसका जवाब वो नहीं दे पाए थे। उसके बाद इन 1855 रुडोल्फ विर्कॉय इन्होंने इनके स्टेटमेंट को डिक्टो कॉपी किया। पहले ही उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि हाँ सही बात, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ cells and product of cells। और जो दूसरे क्वेश्चन इनसे पूछा गया था कि आखिर नया सेल बना कैसे, इन्होंने कहा कि द न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। द न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो सेल पहले से हैं वो उसी से बनता है। लेकिन फिर इनसे एक सवाल किया गया, आप कह रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब मान लेते हैं कि ये सेल है, ये बना इससे, इन दोनों से डिवाइड होकर के ये दो सेल बने और इनसे डिवाइड होकर के फिर ये दो सेल बने, इनसे भी दो सेल बने।
फिर इनसे बैक क्वेश्चन किया गया, ये इससे बना, ये इससे बना, तो फिर ये किससे बनेगा? सवाल तो ये है। ये सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना, ये इससे फॉर्म हुआ होगा। ये सेल्स, इसका प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ये वाला है, ये इससे बना होगा, लेकिन फिर ये किससे बना होगा? तो उन्होंने कहा ये डी नोवो है। डी नोवो, इसका मतलब हुआ कि ये अपने आप बना है। जो पहली सेल्स इस दुनिया में बना होगा वो अपने आप बना होगा। या आप ये चीज़ इवोल्यूशन टॉपिक में पढ़ेंगे। जब इन्वायरमेंट में इवोल्यूशन होता है, उस इवोल्यूशन से ही सेल का फॉर्मेशन हुआ था। ये बात एक्सेप्ट की गई इनकी, रुडोल्फ विर्को की, और आज भी वैलिड थ्योरी यही है रुडोल्फ विर्को की ही, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। और दूसरी चीज़, जो न्यू सेल्स हैं वो फॉर्म होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स को, और इसी वर्ड को एक और नाम दिया गया है, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब हम स्टडी करेंगे। आपने अभी तक ये देखा कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। दूसरी बार आपने ये देखा कि सेल की हिस्ट्री क्या है, और फिर आपने स्टडी किया कि सेल की थ्योरी कौन सी है। ये उसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं सेल के साइज को लेकर के, कि आखिर कौन कौन से सेल के साइज होते हैं। आपके लिए ये सेल टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही वैसे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, लेकिन अगर आप हकीकत में समझें तो ये बायोलॉजी का ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये आपको हर जगह पे काम आएगा, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। वैसे तो शेप की अगर बात करें, सेल की अगर शेप की मैं बात करूं, तो ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में वेरी करता है। बेसिकली ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये फंक्शन कौन सा करने के लिए जा रहा है, क्योंकि हर एक सेल आपको पता है ग्रुपिंग होगी, ग्रुपिंग होने के बाद मल्टी सेलुलरिटी को फॉर्म करता है, डेट इज टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, और हर वो टिश्यू एक पार्टिकुलर फंक्शन करता है। इसी पार्टिकुलर फंक्शन के आधार पर सेल अपने शेप को डिसाइड करती है कि उसको कौन सा शेप रखना है। जिस तरीके से अगर आरबीसी की बात करें, आरबीसी वैसे तो इमेच्योर जब होता है तो ओवल होता है, लेकिन मैच्योर होने के बाद ये सेल की शेप चेंज होकर के बाइकॉनकेव हो जाता है। इमेच्योर स्टेज में तो ओवल होता है, लेकिन मैच्योर स्टेज में बाइकॉनकेव कहलाता है। ये आरबीसी की सेल है। उसी तरीके से ब्लड में एक और सेल पाया जाता है, डेट इज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी वैसे तो एमीबॉइड शेप का पाया जाता है। ये बाइलोब स्ट्रक्चर, अमीबा जिस तरीके से इरेगुलर होता है, उसी तरीके से ये डब्ल्यूबीसी भी इरेगुलर शेप में पाया जाता है। आप देख रहे हैं ये इनके फंक्शन के आधार पर ओवल और बाइकॉनकेव है। ओबीसी भी ये डब्ल्यूबीसी भी ये इनके फंक्शन के आधार पर होता है। कुछ सेल्स कॉल्यूमिनर भी शेप के होते हैं, फंक्शन के आधार पर के बेसिस पर ही सेल अपने शेप को डिसाइड करती है। ये कॉल्यूमिनर शेप है। आगे जाकर के आप फोटोसिंथेसिस में मेसोसेल्स की स्टडी करेंगे, वहाँ भी आपको ओवल शेप मिलेगा। मेसोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, स्टडी तो आप वैसे यहीं पर भी करेंगे। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया है कि सेल का शेप इस यूनिवर्स में वेरी करता रहता है। ये अलग अलग शेप का होता है, कुछ राउंड होते हैं, ओवल होते हैं, कॉल्यूमिनर भी होता है। जिस तरीके से अगर नर्व्स की बात करें तो ये ब्रांच सेपिड का स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड कहलाता है। ये नर्व सेल्स है। बेसिकली फंक्शन के बेसिस पर ही डिसाइड किया गया है। इट मे बी डिस्क लाइक, इट मे बी इरेगुलर, कॉल्यूमिनर, क्यूबाइडल्स और इवन इरेगुलर शेप भी होता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, शेप कांस्टेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं सेल के साइज को लेकर के। आखिर सेल की कौन कौन से साइज पाई जाती है।
साइज की अगर बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल्स इस दुनिया में पाया जा रहा है अभी तक वो माइकोप्लाज्म का ही मेंबर है, दैट इज PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और जो सबसे लार्जेस्ट सेल अभी तक एक्सट्रैक्ट किया गया है, लार्जेस्ट सेल, वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट में आपका माइकोप्लाज्म है, लार्जेस्ट में एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात करूं तो अभी जो मैंने बनाया था ब्रांच सेपिड का नर्व सेल्स, तो नर्व सेल को सबसे लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है। साइज यहाँ पर भी वेरी करता रहता है, ऑर्गेनिज्म या माइक्रोमीटर से मिलीमीटर सेंटीमीटर तक भी जाता है। जैसे अगर एग ऑफ ऑस्ट्रिच की बात करें तो 130 mm टू 170 mm भी पाया जाता है। ये बात हुई अपनी सेल साइज को लेकर के। सेल शेप में मैंने कहा है कि ये अलग अलग शेप का होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कौन से फंक्शन को परफॉर्म करने वाली है। और सेल की साइज़ भी वेरी करती है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म कौन सा है। जैसे सेल के नंबर के आधार पर भी सेल के शेप डिसाइड होते हैं। अब अगर मैं सेल की नंबर की बात करूं तो ये दो तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं, सेल साइज एंड सेल नंबर। सेल नंबर की बात करें तो दो तरीके से, या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है। यूनिसेलुलर में वही बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में दो की स्टडी आप जनरली करेंगे। एक तो है अमीबा, आपका फेवरेट ऑर्गेनिजम्स, दूसरा है पैरामीशियम। मल्टीसेलुलर तो आपको पता है, फंजाई भी हैं, प्लांटी भी है, और एनिमल या तो आपको पता ही होगा। ये सभी मल्टीसेलुलर हैं। ये नंबर के आधार पर आप कह सकते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब हुआ एक सिंगल सेल ही सारे एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो लाइफ का एसेंशियल फंक्शंस है डेट इज एक सिंगल सेल है, और यही हर एक फंक्शन करता है। जैसे लाइफ, अगर जिंदा रहने की बात करें, अगर लाइफ की बात करें तो 4 फंक्शन ऐसे हैं जो काफ़ी एसेंशियल है, इसके बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। डेट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। मतलब एक ऐसा सेल जो ये चारों फंक्शन को परफॉर्म कर पा रही है, इसका मतलब है वो सेल अपने आप में डिपेंडेंट है। अपनी लाइफ की एग्जिस्टेंस को वो खुद ही डिपेंड रखा है, किसी और पर डिपेंड नहीं है। और ऐसे सेल्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो आज आपने पढ़ा सबसे पहले सेल को, कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। दूसरा फिर मैंने बात किया कि सेल की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आई है, ये कौन कौन से अभी तक डिस्कवरी हुए हैं। उसके बाद मैंने सेल के कौन कौन से थ्योरी दिए गए हैं, इसके ऊपर पे कौन कौन सी थ्योरी आई, उसकी स्टडी किया। देन फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कि सेल के शेप को स्टडी किया, और फिर सेल के साइज को, देन फिर सेल के नंबर को। अब बारी होगी सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करना। यह हम स्टडी करेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही।